आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो सेकंड पार्ट है, जो हम लोगों ने वीडियो देखी जफर सुरेशवाला जी के बारे में। और इस वीडियो की भी हम लोगों को काफी ज्यादा सजेशन मिली थी कि हम लोग सेकंड पार्ट जरूर देखें, तो आज हम आपके साथ बैठकर देखने लगे हैं इस वीडियो को। और टाइटल बताएंगे मौजा। टाइटल है लोगों में सोशल मीडिया पर ज्यादा नफरत क्यों है। वैसे टॉपिक तो वाकई में बहुत अच्छा है, देखते हैं जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लॉगिन चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तुम मेरे हो, उस पर मोदी ने मुझे 20 मिनट तक लेक्चर दिया। वहीं चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी हूँ, वोट मत दो, ठीक है, लेकिन अब तो मैं चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी और मैं तुम्हारा हूँ। तो मैंने शुरुआत में मोदी साहब को 2 बातें पूछी। मैंने कहा सर आपके पास वक्त कितना है मेरे लिए। तो मोदी साहब ने कहा जब तक तुम्हारे सारे सवाल और तुमको तसल्ली बख्श जवाब न मिल जावे तब तक मुसलमानों के मसले हम लेके जाते थे और सॉल्व। 2012 का जो इलेक्शन हुआ जिसमें मोदी साहब तीसरी बार जीत कर आए, तो 30% मुसलमानों ने मोदी को वोट किया है। उसके बाद 2014 में जितने मुसलमानों के वोट मिले वाजपेयी साहब को नहीं मिले थे। आज जफर सुरेशवाला का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसा है? बिल्कुल, देखिए यानी अब रिश्ते के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं रोज वहां जाऊं या मिलूं। यानी अगर मुझे जरूरत पड़ी, अल्लाह ना करे, तो मैं सीधा फोन कर सकता हूं और मुझे मालूम है कि 1 घंटे में फोन आ जाएगा। अब एक बात बताइए, एक धड़ा है जिन्हें कहें कि अगर मुसलमानों से तकलीफ है या एंटी मुस्लिम ज्यादा ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, उनको भी आपसे तकलीफ है क्योंकि जब मुसलमानों से जुड़ा कोई कुछ भी विवाद हुआ है आपने खुलकर बोला है। और एक धड़ा है जो मोदी हेटर है, उसको भी आपसे प्रॉब्लम है कि आप मोदी के सपोर्ट में क्यों लिखते हैं या बोलते हैं। तो आप अपने आप को किसी भी खेमे में नहीं देख पाते हैं या मतलब क्या इमेज आप अपनी बनाना चाह रहे हैं, कहाँ अपनी जगह बनाना चाहते हैं, क्या है आपके दिमाग में? मुझे कोई इमेज बनानी ही नहीं है, मैं तो जो हूं ऐसा ही हूं। सच बात बोलने के लिए मेरे खानदान ने हमेशा ये सिखाया कि हक बात करने में कभी डरना नहीं। और जब हक बात करोगे तो एक जो है वो आपकी मुखालिफत करेगा जो करना ही है, जिसको मेरी शक्ल से ही प्रॉब्लम है, जिसको जफर सुरेशवाला से ही प्रॉब्लम है। वो क्या बोलता है, जैसा आपने कहा ना, देखा कि वो इंटरव्यू में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा लेकिन हेडलाइन बना दी। तो एक तबका, और दूसरा जो हिंदू राइट विंग जो है उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको ऐसा कोई मुसलमान नहीं चाहिए जो दाढ़ी वाला हो और जो अकल की बात करता हो, जो समझदारी की बात करता हो, जो जोड़ने की बात करता हो, जो प्यार मोहब्बत की बात करता हो। उनको ऐसा मुसलमान पसंद है जो लड़ाई की बात करता हो, नफरत की बात करता हो, जो हमेशा डिवाइसिव बात करता हो या हमेशा लड़ाई की बात। आप हिंदू राइट विंग की बात करें, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आप मुझे बिल्कुल अलग अवतार में दिखे। तारिक फतेह साहब पर आप इतना चिल्ला रहे थे और मुझे लगा कि ये दोनों तो कहीं ना कहीं दोनों मतलब अगर राइट विंग नहीं कहूंगी तो लेकिन कहीं ना कहीं बहुत आइडियोलॉजी में फर्क नहीं है। वो एक ही फिर आप इतना क्यों लड़ रहे थे, उनको आपसे इतना विरोध क्यों है? नहीं, वो एक ही बार हुआ। हाँ। मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादती की और मेरे को ये बोलते हैं ना, मेरे खानदान से मिला है, मुझे फौरन लगा कि मैं ज्यादा बोल गया। तारिक साहब चापलूसी मत कीजिए, छोड़िए साहब, सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली। अरे छोड़िए साहब, आप जो सब्जेक्ट में आप नहीं जानते आप नहीं बोलिए। आप नहीं जानते, कुछ हवा भी नहीं लगी। आपको कभी सऊदी भागे, जफर साहब हमने हिंदुस्तान चुना है, भाई आप हमको खुदा के बदतमीजी एडवाइस मत दो। ये है भगे हुए आदमियों, आप अपने कनाडा में रहिए। जफर साहब प्लीज, आपके ऊपर ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। ठीक है, उनका अपना एक थिंकिंग है, हालांकि मैंने उनको बोला, लेकिन मैंने दूसरे ही दिन फोन किया और मैंने माफी मांगी कि ठीक है हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह पर है। तारिक साहब बड़े वो हो गए। मैंने एंकर को कहा कि इसलिए कि वो सौरभ ने, जो एंकर ने कहा कि यार जफर भाई आपको कभी ऐसा देखा नहीं है, हालांकि मेरे मिजाज में ही नहीं है। लेकिन मुझे उस वक्त उन्होंने एक बात जो कही थी सीए या एनआरसी के मामले में, बहरहाल तो मेरी वालिदा, इसलिए कि मेरी मदर सुन रही थी और वो भी बहुत गुस्से हुई मुझ पर कि ये तुमने क्या किया। बोले तुम अभी माफी मांगो। तो मुझे इतना माफी मांगना, लेकिन फिर मेरी मदर ने कहा कि माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता। तो आप सोचिए, मैंने तारिक फतेह साहब को फोन किया, मैंने पहले एंकर को भी कहा, तो कहने वो आने वाले हैं कल कोई और प्रोग्राम। मैंने कहा भाई वो ठीक है, मेरा इख्तिलाफ उनके साथ है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो मैंने उनके साथ जो किया वो बिल्कुल मुझे नहीं करना चाहिए और मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं उस पर।
मेरी वालिदा मुझ पर बहुत खुश हुई कि बोले ये है कि अगर गलती की है तो माफी मांगने में कोई आदमी को गरेज नहीं होनी चाहिए। उस समय आप सीए के विरोध में आपने स्टैंड लिया? नहीं, मैंने सीए के विरोध में नहीं लिया था। मैंने ये कहा था कि भाई देखिए सीए से हमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जहां डायरेक्ट बात की थी तो मुझे उन्होंने पूछा तो फिर आपको मुखालिफत क्या है? मैंने कहा देखिए मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से हिंदू बेचारा आएगा या सिख आएगा या क्रिश्चियन आएगा। पाकिस्तान से कोई मुसलमान हिंदुस्तान नहीं आएगा, अफगानिस्तान से अगर कोई जाएगा तो ईरान जाएगा। बिल्कुल। बट अब तो हालात बहुत बदले लग रहे हैं। तो आप उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दीजिए। लेकिन जो आपके लोग उस जमाने में, अगर आपको याद हो कि इनका जो इको सेंटर है वो ये कहता था कि फिक्र मत करो हिंदू भाइयों, एनआरसी आएगा और अगर तुम फंसोगे तो सीए के जरिए हम तुमको दे देंगे। तो मैंने कहा प्रॉब्लम ये है सर हमको, तो आप एक बोल दो ना कि तो उसके बाद प्रधानमंत्री शायद रामलीला मैदान में बोले, उसके बाद और भी इनके लोगों ने बोला कि बिल्कुल। तो मैंने कहा बस ठीक है, आपने ये कह दिया है तो हमें कोई अब बस आप मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है तो बस खत्म। तो मेरा प्रॉब्लम वो था कि भाई ये है कि एनआरसी आएगा और यानी अगर जफर सरेशवाला और अक्षय कुमार फंसे तो अक्षय कुमार को तो ये मैंने कहा था कि अक्षय कुमार को तो दे देंगे, जफर सरेशवाला को धक्का मारेंगे। तो मैंने कहा भाई मुझे कहां भेजोगे, क्योंकि मेरे को तो सऊदी अरब भेजना पड़ेगा आपको। बस इतना था। लेकिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनके बहुत सारे लोगों ने जब कहा तो मैंने कहा बस ठीक है, अब हमारी लड़ाई नहीं है अब कुछ। अब आप कहते हो कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और आपके साथ कोई ऐसा नहीं होगा तो बस खत्म। तो हमारा बस इतना ही प्रॉब्लम था। अब मुझे जफर साहब एक बात बताइए, जो इतना माहौल 2014 के बाद से इतना ज्यादा क्रिएट कर दिया गया, 7 साल हो गए कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत दबाया जा रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत डरा हुआ है। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अपराध हुए नहीं, लिंचिंग की घटनाएं हुई, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसी समय हुई, सिर्फ इसी 7 साल में। ये एक धड़ा इस कोशिश में दिन रात क्यों लगा रहता है कि बस ये बता दें कि हिंदुस्तान के मुसलमान को कि तुम्हारा पता नहीं कब कोई भविष्य नहीं है इस देश में, तुम्हें पता नहीं कब क्या हो जाए। ये क्यों किया जा रहा है? सिर्फ मोदी से नफरत की वजह से या कोई और वजह है? देखिए मैं तो कहता हूं, बल्कि आपने सुना होगा, मैं टीवी वगैरह में भी कहता हूं कि वो खाली ट्विटर खोलो या ये जो सोशल मीडिया में देखो तो लगता है हिंदू मुसलमान है, लेकिन जमीन पे जाओ, आप रेलवे में सफर करो, ट्रेनों के अंदर लाखों मुसलमान हिंदू सफर करते हैं, बिल्कुल नहीं लगता। नमाज का, मैंने उस जमाने में भी ट्रेन में सफर किया, ये जब माहौल में नमाज का वक्त होता है और मैं कहता हूं तो नहीं आइए, ये ना हिंदू हट जाता है। बल्कि प्रॉब्लम होता है मुसलमान से कि यार यहां भी तुम्हारी नमाज नहीं जाती, लेकिन हिंदू बेचारा फौरन। अच्छा आप देखो वो डब्बा खोलते हैं, हिंदू भी खा रहे हैं, मुसलमान भी खा रहे हैं। आप हवाई जहाज में सफर कीजिए, एयरपोर्ट पे, फ्लाइट में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एसटी बसेस में, स्टेट ट्रांसपोर्ट की। अच्छा मैं तो घूमता हूं, इसलिए कि ये तालीम और तरबियत के जो मैंने प्रोग्राम किया 48 शहरों में किए, यूपी के कम से कम 11 शहरों में किए। लास्ट मैंने यूपी में अयोध्या में किया। अयोध्या में तो यार मैं तो डरता था कि अयोध्या में पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत जो मिली है वो अयोध्या में मिली। मैं 2 दिन रहा, पहले तो मैंने वाइफ को बोला कि यार अपने 1 दिन में बाकी यहाँ पता नहीं कैसे रह से, लेकिन मुझे इतना पसंद आया वहाँ लोग, और मैं फिर मुझे देखने का शौक था, मंदिर में भी मंदिर का देखने का बड़ा शौक था। मुझे सरयू नदी बहुत सुनी थी, तो मैंने कहा नहीं यार मुझे लेके जाओ, तो वो बेचारे लेकर गए, सारे हिंदू थे। होटल में होटल वाला पैसे नहीं ले रहा था, छोटी जगह थी, बोले यार ये आदमी हमारे शहर में बच्चों को ये सिखाने आया है, तो होटल वाले पैसे नहीं ले रहे थे, इतनी मोहब्बत थी। मैं फिर अच्छा मैंने ट्रैवल किया है यूपी में, ये अभी यानी ये 4-5 सालों के अंदर अभी भी मैंने ट्रैवल किया एक्सटेंसिवली, यानी दिल्ली से मैं लखनऊ गया हूँ, लखनऊ से अयोध्या गया हूँ, उधर ईस्ट में गया हूँ, उधर मैं इलाहाबाद गया हूँ, उधर मैं बनारस गया हूँ, बनारस से इधर आया हूँ। तो कहीं पर भी, बल्कि मुझे याद है कि मैं बनारस था तो जो ड्राइवर था हमारा, वो एक दिन उसने कहा सर मेरे गाँव चलेंगे आप? तो मैंने कहा, वाइफ भी थी साथ में, मेरी बच्ची भी थी, तो वो एक गांव में लेकर गया जो बनारस के आउटस्कर्ट्स में था, पूरा 100% हिंदू गांव था। लेकिन जो मोहब्बत दी उन्होंने, मुझे 1 सेकंड के लिए नहीं लगा। अच्छा मैं जब भी जाता हूं बनारस तो मैं संकट मोचन मंदिर के जो महंत साहब हैं भिशम्मन, वो उनके घर पे एक नाश्ता मेरा होता ही होता है, और वो मुझे लेके जाते हैं मंदिर में।
अच्छा, अभी तो हिंदुओं को जाना होता है ना, वो मुझे फोन करते हैं, क्योंकि मेरे एक फोन पे उनको आरती का उनका इंतजाम हो जाता है। उनको संकट मोचन मंदिर में कितनी भी वो मान साहब उनको लेके चले जाते हैं। आपको इसकी वजह से मुसलमानों से कितना कुछ सुनना पड़ता है? कुछ भी नहीं। मैं जब वहां जाता हूं तो ज्ञान व्यापी में भी जाता हूं और पड़ोस में मंदिर भी है, बल्कि वो मंदिर में लेके आए, मैं बोला यार मार खिलवाओगे, मुझे मस्जिद में भी लेके जाओ, तो साथ में एक ही दीवार है। तो फिर मैंने मस्जिद में, तो देखिए मेरा एक वो है कि मैं बल्कि मेरी जो टीम है तालीम और तरबियत की, जिस शहर में जाते हैं हम, अगर वहाँ हिंदुओं के, जैसे हमने वहाँ प्रोग्राम किया गुवाहाटी में, तो मेरी टीम से पहले मैंने उनका वहाँ का जो मंदिर है कामाख्या, मैंने उनका इंतजाम किया पहले। वो अजीब बोले उससे पहले हम लोग वहाँ तमिलनाडु में गए, तो मेरी टीम ज्यादा मेरे साथ हिंदू हैं, जब मेरे ये तालीम और तरबियत में मैं उनका पूरा इंतजाम करता हूँ। बनारस गए तो मैंने उनकी आरती जो बोट से होती है, जो बहुत मशहूर है, वो उसका इंतजाम किया। मैं भी साथ में बैठा उनके साथ कि भाई चलो ये एक चीज है। और जितने मंदिर, जितने उनके वो हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं मुसलमानों को बोलता हूँ कि यार तुम बरसों से रह रहे हैं, हम लोग साथ में रह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो कह रहे हैं ना कि मुसलमान के साथ ये है, ये ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हुआ ही नहीं है, हाँ, लिंचिंग के किस्से हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुए थे, पहले भी होते थे, हैं। और अब क्या है कि ये सोशल मीडिया इसको बहुत ही एक्स्ट्रापोलेट करता है, मल्टीप्लाई करता है। बाकी ग्राउंड पे अगर आप देखो, जैसे यूपी फॉर एग्जांपल, अभी मैं देखता हूं, नहीं तो जो पोलराइजेशन हिंदू मुसलमानों का था ना, वो शायद 2017 में था, अभी नहीं है इतना। तो आप उत्तर प्रदेश में जो देख रहे हैं, आप उससे लेकिन satisfied हैं? अभी जो मैंने देखा मुसलमानों का, अभी जो है ना, देखिए मुसलमान यूपी का, अभी यूपी के मुसलमान को कोई इंसेंटिव नहीं है योगी आदित्यनाथ को हराने का। इंसेंटिव नहीं है हराने का? भाई देखते हैं ना 5 साल में क्या हुआ। अरे भाई, क्या अखिलेश के जमाने में सब एल्डोराडो था या 5th एवेन्यू थी तुम्हारी, और तुम सब 1 करोड़पति अरबपति थे और ये 5 साल में गिर गए? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल बराबर सराबर है। ट्रिपल तलाक वगैरह का असर आपको देख रहे हैं कि? देखिए, ट्रिपल तलाक जो था ना, वो वैसे भी वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था मुसलमानों में, बहुत कम औरतों की होती थी। लेकिन अब इससे क्या हुआ है, एक इससे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या हुआ है, जो मैं तो पहले से लड़ाई लड़ा था कि हमारे इन बिल्ट थी है ना। आपको पता है इस्लाम में निकाह जो है ना इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और एट द टाइम ऑफ निकाह द गर्ल कैन पुट एन नंबर ऑफ कंडीशंस। तो मैं तो 25 साल से लड़ रहा था कि भाई ये सब चीजें डाल दो ना निकाह के टाइम पे, यानी निकाह में लड़की ये भी डाल सकती है कि तलाक का राइट मेरा है, यानी हस्बैंड कभी जिंदगी में तलाक नहीं दे सकता। तो ये जब से ये जो मामला चला, तो अब बहुत सारे निकाह नामे में ये आ गया है कि भाई 3 तलाक से तलाक नहीं होगी। तो एक चीज हुई, लेकिन उसका पॉजिटिव फॉल आउट ये हुआ। अब लेकिन जनरली जैसे अखिलेश साहब मुसलमान जो बोलते हैं, मैं वो बता रहा हूं, बोले भाई इनको हमारे वोट चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहिए, वोट चाहिए, हम नहीं चाहिए। इसलिए आप देखो अखिलेश साहब के आसपास में कोई मुसलमान है ही नहीं, बोले वोट चाहिए, हम नहीं चाहिए। तो मुसलमान जो है ना बहुत ही इनडिफरेंट है। जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी था, वो मुसलमान समझ गया है कि यार इनको हमारा वोट ही चाहिए, हम नहीं चाहिए। तो फिर बोले योगी क्या बुरा है? तो मैंने अभी बोला कि यार देखो, ये गाड़ी जाने वाली है, बेवकूफी है कि गाड़ी के सामने खड़े रहना, या तो चढ़ जाओ इस गाड़ी में या साइड में बैठ जाओ। आपको लगता है योगी जीतेंगे? मेरे को ऐसा अभी जो मेरा घूम के आया, मुझे कोई ऐसी योगी के खिलाफ कोई ऐसी नफरत नहीं दिखी जनरली। और जो हिंदू भी जो नाराज है अगर उनसे, तो वो भी नाराजगी कैसी है कि एक बाप की बेटे के साथ होती है। ऐसी नाराजगी नहीं है कि भाई योगी को हटाओ या बीजेपी को हटाओ, ऐसा नहीं है अब तक। अच्छा, और दूसरा मुसलमानों के अंदर ये चीज आ रही है कि यार इनको तो हमारे वोट चाहिए, तो बोले क्यों दे भाई, खाली हमारे वोट ही चाहिए, हम नहीं चाहिए। तो ये जनरली जो सेक्युलर पार्टियां हैं। पश्चिम बंगाल में तो मुझे लगता है कि वो जो मोदी हेट्रेड का है, जो भी कहें वो नहीं। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो इनका 2nd और 3rd लेवल का जो पब्लिक है, उसने इसको बहुत ही वो बना दिया। जैसे ममता को गाली देते हैं, लेकिन सब टेक्स्ट में मुसलमानों को देते थे, जैसे बेगम, मुगल सल्तनत, यानी सब टेक्स्ट में। तो वहां बिगाड़ा है जो है ना इनके 2nd और 3rd लेवल के लोगों ने, अननेसेसरी था।
वरना देखिए कभी भी ममता को मुसलमानों ने, अगर आप 2 इलेक्शन का हिसाब लगाएंगे पिछले, तो कभी भी मुसलमानों का 55-56% से ज्यादा वोट नहीं आया था। और देखिए ममता वहां जो गलतियां हुई हैं, मुसलमान तो भाई 25% है, 75% तो हिंदू हैं, तो आपको हिंदू जिता देता ना। तो बंगाल और यूपी के हिंदू में बहुत फर्क है। अच्छा, मेरा तो जो जाना हुआ, मेरा यूपी में बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया मैंने, बिहार में भी, बंगाल में भी और आसाम में भी। देखिए बंगाल का जो हिंदू है ना, उसमें और यूपी के हिंदू में बहुत फर्क है। वो आप यूपी में जो चला सकते हैं ना, वो बंगाल में नहीं चल सकता। अच्छा, जैसे मैंने देखा कि फर्दर आप ईस्ट जाते हैं ना, तो वो डाइल्यूट होता जाता है। अच्छा, आसाम में देखो आप, तो आसाम में भी क्या है, मुसलमान 2 किस्म के हैं, एक बंगाली स्पीकिंग मुसलमान है और एक आसामी स्पीकिंग मुसलमान भी है। आसामी स्पीकिंग मुसलमान जो है ना, वो अबाउट 40% है, और उसका और बंगाली स्पीकिंग मुसलमानों का कोई मेल ही नहीं है, वो अलग रहते हैं। और वो जो आसामी स्पीकिंग मुसलमान जो है, वो सॉफ्ट है टुवर्ड्स बीजेपी है वो। अब वो कोई भी वजह होगी। तो ये बंगाल में अननेसेसरी ये इतना उसको जो पोलराइज, जो इनके 2nd-3rd लेवल के जो ग्राउंड पे जो लोग थे, उन्होंने बिगाड़ दिया, वरना बाजी इनके हाथ में ही थी। तो ये जैसे जो मुद्दे कभी खड़े हो जाते हैं, किसी तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं, लव जिहाद बीच में शुरू हो गया था बहुत, अभी भी चल रहा है, क्या ये सारे मुद्दे लेकर आप कभी मतलब पीएम से डिस्कशन करते हैं कि इस पर क्या होना चाहिए? पीएम का तो अब वो जो बोलते हैं, यार अब तुम पीएम को तो एक लाइन में बताओगे, जाहिर है यार, वो 29 स्टेट्स हैं, हाँ, लेकिन उनके जो इमीडिएट लोग हैं, हाँ, और वो कंसर्न हैं, यानी मुसलमानों के जो इश्यूज आते हैं कोई, तो दे आर कंसर्न, बिल्कुल, यानी आई एम गिविंग यू फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। लेकिन मैं ना आपसे यहाँ पे एक बात करूंगी, ये जो सोशल मीडिया पे जो पोजीशनिंग होती है, हमारे साथ क्या होता है, जैसे लोग हमेशा से एक बात कहते रहे कि जब हेडलाइन लिखो तो क्राइम की बात होनी चाहिए, विक्टिम की या क्रिमिनल का, या तो किसी भी केस में आप रिलीजन और कास्ट मेंशन नहीं करो, या किसी में करो और किसी में नहीं करो, ये गलत होता है। तो जब विक्टिम अगर मुस्लिम है या लोअर कास्ट है, तब उसको ये एक पूरा एक ग्रुप है, ट्विटर पे आपने नोटिस किया होगा, जब बहुत उसको हाईलाइट करते हैं। वहीं अगर उल्टा हो जाए, विक्टिम अगर हिंदू है, अपराध करने वाला मुसलमान है, तो उस खबर को बिल्कुल दबाने की कोशिश की जाती है। उससे भी मुझे लगता है कि मेजॉरिटी को कई बार बहुत नाराजगी होती है कि भाई या तो दोनों की करो, तो बराबर की बात करो ना। जब हम बराबरी की बात कर रहे हैं, जब हम सेक्युलर कंट्री की बात कर रहे हैं, और फिर या फिर दोनों में मत बोलो, ये बोलो कि ये घटना हुई, इसमें एक अपराधी था और एक ही विक्टिम था। इस पर आपके क्या व्यूज? देखिए, मेरा तो एक शुरू से ये है कि भाई विक्टिम है और क्रिमिनल क्रिमिनल है, यानी कोई दो बात ही नहीं है। और उसका मजहब क्राइम है, क्रिमिनल का मजहब क्राइम है, और विक्टिम है। और देखिए परेशानी है। मैं तो मेरा जो घूमना हुआ गाड़ी से भी, देहातों में, यूपी के अंदर खासतौर से, बिहार में भी, तो मैं एक बार हमारे साथ थे, मैंने कहा यार इसके चेहरे पे बताओ क्या हिंदू है या मुसलमान है। फिक्र है बेचारे के कि शाम को मैं क्या खाऊंगा, पढ़ा है बेचारा। तो मेरे ये तालीम और तरबियत में शुरू में तो हम लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को एड्रेस किया था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी अभी लास्ट 3 साल से मैंने देखा कि यार अंडर प्रिविलेज जो है ना, वो तो कास्ट नहीं है, वो तो क्लास है। वो गरीब अगर अनाविल ब्राह्मण है, जो हमारे यहाँ गुजरात में हम कहते हैं, लेकिन वो गरीब है, तो उसका हाल भी इतना ही बुरा है जितना एक मुसलमान गरीब का। लेकिन उस पर जब अपराध होता है तो उस पर एक पूरा ये तबका शांत रहना चाहता है। बिल्कुल, तो मैं तो ये समझता हूं कि अंडर प्रिविलेज जो है इस मुल्क में, वो क्लास है, कास्ट नहीं है। अगर मुसलमान मालदार है, जफर सरेश वाला है, तो वो कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ग्राउंड पे ऐसा पोलराइजेशन नहीं है जो आपको ट्विटर पे दिखता है। ट्विटर से बात, वो एक और मुझे लगता है कि अभी अफगानिस्तान के हम ताजा हालात पे बात करें, किस हद तक की बेवकूफी है ये, बेवकूफी मैं कहूंगी कि सिर्फ आपको चूंकि यहाँ के नेतृत्व से इतनी नफरत है कि आपको इमरान खान भी सही लगने लगते हैं, आपको तालिबान भी अब सही लग रहा है कि तालिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वहां ताली बजाओ। ये नफरत कहाँ ले जाएगी हमको, चाहे वो हमारे देश के हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो मैं ट्विटर की एक्टिविस्ट की बात कर रही हूँ आपसे। मैं देख रहा हूँ दोनों किस्म के लोग हैं ना, वो जहालत पे हैं। वो जो तालिबान की नफरत में जो लिखते हैं उनको भी नहीं मालूम, और जो मोहब्बत में लिखते हैं उनको भी नहीं मालूम। अच्छा, मुझे तो तालिबान से प्रॉब्लम तब से था, इसलिए कि मेरा उनसे राब्ता रहा है।
अच्छा। जब ये 96 में इनकी हुकूमत आई तो मैं 97 में इंग्लैंड जब गया और मेरा आपको कहा कि मेरा फाइनेंशियल खासतौर से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इस्लामिक फाइनेंस से मेरा ताल्लुक है, तो मेरी कंपनी के बोर्ड में जो शरिया बोर्ड था उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी थे, जो पाकिस्तान के बहुत ही रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर है जिनकी बड़ी इज्जत है पूरी दुनिया में, वो भी थे उसमें। तो अक्सर ये तालिब जो थे उस जमाने के, वो कहीं ना कहीं मौलाना मुफ्ती साहब के स्टूडेंट रहे। वो मुझे याद है मुल्ला ज़ईफ जो थे, जिसको बाद में लोग गुआंटानामो बे में लेके गए, वो भी उनके स्टूडेंट थे। फिर एक मुझे याद है कराची की जो काउंसिलेट थी इनकी, उसका जो काउंसिल जनरल था वो भी उनका शागिर्द था, और बहुत सारे। तो ये आते जाते थे। तो तब इनसे कहते थे मुफ्ती तकी साहब भी, और मैं भी इनको कहता था कि यार वो जब इन्होंने नहीं एकदम शुरू किया ये कोड़े मारेंगे और ये सारा, तो मैंने कहा यार तुम अल्लाह के बंदो, तुमको मुल्क मिला है, पहले मुल्क चलाओ, ये तुम मदरसा नहीं है। तकी साहब इनको यूं कहते थे कि अल्लाह के बंदो, मुल्क जो है वो रुखसत से चलता है। इसलिए कि जो भाई मेरी अपनी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो मेरी कुर्सी के नीचे हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, ये सब कुछ होंगे। वहां मैं जो अपना थिंकिंग है वो मैं घर पे रखूंगा। तो कहते थे कि भाई ये तुम्हारी जो सोच है जो शरीयत की, वो अपने घर में रखो, तुम मुल्क चलाओ। और अगर तुमने मुल्क को मदरसे की तरह चलाना शुरू किया तो तबाही और बर्बादी आएगी। ये मुफ्ती तकी साहब के 99 और 2000 के वर्ड है इनको, जब ये 9/11 वगैरह नहीं हुआ था। तो तब भी, और ये शाहीन साहब जो है इनके, जो टीवी पे आते हैं, मोहम्मद शाहीन, जो अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं, तो मैं तो उनको तब भी 9-10 महीने पहले मेरी एक प्रोग्राम में सामने थे, तो मैंने कहा था कि यार आप मुझे बताओ कि ये औरतों के हुकूक, माइनॉरिटीज़ के हुकूक, हिंदुस्तान के साथ का जो मामला है, या जो आप पनपने, तो वो कहते थे कि भाई हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो मेरा ये है इनको अभी कि ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, अच्छी बातें कही, आप बहुत अच्छे लग रहे थे उसमें, लेकिन नाउ यू नीड टू वॉक द टॉक। आप जो कह रहे हो वो अब हम देखना चाहते हैं। और अगर मैं आपको आज भी कहता हूं कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया और अगर वो पुरानी रविश पर रहे तो ये मुल्क इनके हाथ से वापस चला जाएगा। मतलब इनको अब बहुत ही, इसलिए कि देखिए दुनिया देख रही है, इसलिए और मुझे हमारी दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया चुप है। लेकिन हमारा कंसर्न जो है, अब बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना कि बधाई हो आपको, भाई आप इंतजार नहीं कर रहे कि आपकी सरकार, आपका नेतृत्व क्या स्टैंड लेता है इस ट्रांजिशन पे, आप अपनी तरफ से बधाई संदेश देने का क्या मतलब है? फिर ऐसा नहीं लगता कि एक तरफ कहते हो कि हिंदुस्तानी है, लेकिन फिर ये क्या है? अब आप मुझे एक बात बताइए, ज्यादा नाता उनके यहाँ हिंदुस्तान के तो किसी मौलाना से कोई नाता नहीं है उनका, वो कुछ गिनते भी नहीं है। हिंदुस्तान के किसी स्कॉलर को तालिबान गिनते भी नहीं है कुछ भी। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। जो पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिनकी चलती है उन पर, उन्होंने आज तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया। मुझे अफसोस इस बात का है इन लोगों का कि पाकिस्तान के, मैं जानता हूं, प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर्स जो इनके साथ, और जो इनको यही समझा रहे। क्या मानसिकता इस समय काम कर रही है? मुझे यार वो बोलते हैं ना, तेल देखो, तेल की धार देखो यार, एकदम अभी भाई वो बोल रहे हैं, ठीक है, बोलने से नहीं होता, बोलने वाले तो बहुत हैं, आप करके दिखाओ। औरत के हुकूक की आप बात करते हो, और ये मैंने उनको कहा था कि भाई ये अक्सर लोगों को ये पता है शरिया यानी क्या। भाई शरिया जो है बेसिक जो है कुरान, हदीस और प्रॉफिट की लाइफ, उस पर से स्कॉलर्स ने जो डिड्यूस किया अपने एतबार से। भाई हमारे यहाँ एक ही धारा है, सेक्शन फलाना फलाना, उस पर हमारे एक वकील साहब की ये व्यू है, दूसरे वकील की ये, तीसरे की तीसरी है, बल्कि हमारे जजेस 3 जज अलग अलग जजमेंट देते हैं एक ही चीज पर। तो ऐसे शरिया जो है ना, ये नहीं है, असल कुरान और सुन्नत है। तो मेरा इनको तब कहना था कि यार जो तुम्हारी शरीयत अपने घर में रखो भाई तुम। यानी क्या तुम जो औरत के लिबास के बारे में जो बोलते हो, तो क्या तुम 4 करोड़ को इस्लाम समझ में आया? बाकी 100 करोड़ हिंदुस्तान जो दुनिया में है, भाई इंडोनेशिया की औरत अलग लिबास पहनती है, बांग्लादेश में साड़ी पहनती है। भाई हसीना वाजिद क्या मुसलमान कम है? अच्छा, बांग्लादेश में तो आपको पता है कि औरत टीका भी लगाती है, हैदराबाद में साड़ी पहनती है, तो यहाँ भी सब हाँ, तो मतलब क्या तुम्हारा जो वर्जन है यार, इसको अपने घर में रखो भाई। मुल्क ऐसे नहीं चलता अपने वर्जन पर। तुम्हारे यहाँ हिंदू भी हैं, तुम्हारे यहाँ सिख भी हैं, तुम्हारे यहाँ शिया भी हैं, तुम्हारे यहाँ सुन्नी मुसलमानों में भी कई पंथक हैं। तो आप अपना वर्जन नहीं चला सकते। तो अब देखिए आप कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं खामोश हैं, अभी किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ वाले
दूसरा, इस्लामिक कंट्रीज हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, किसी ने अभी तक कुछ नहीं कहा, खामोश है। भाई देखो, आपने इनका विरोध, आपने कुछ लिखा इनके लिए? यार क्या, हालांकि मौलाना सज्जाद साहब का मेरा बड़ा ताल्लुक है, और हालांकि अच्छा ये मिजाज के नहीं है, मौलाना सज्जाद ने जो कहा है ना वो ऐसे मिजाज के नहीं है, लेकिन अफसोस है कि यानी बोलते हैं ना भाई, अरे यार अभी तो आए हैं, जुम्मा 8 कहते हैं ना भाई, जुम्मा 8 दिन नहीं बहू, वो क्या कहते हैं, नई दुल्हन आती है यार, अभी जरा अभी देखो भाई, तो ऐसे अभी आए हैं, ठीक है, हाँ बोल रहे हो, ओके, पहले के मुकाबले में, लेकिन वी वांट टू सी, आपको भी मुल्क चलाना है भाई, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, आपको सबको अमन अमान, जब तक कि आप नहीं करोगे तो कौन आएगा आपके मुल्क में। और मुझे अपनी गवर्नमेंट जो है उसका रवैया बहुत अच्छा लगा, हमारी गवर्नमेंट देखिए बहुत खामोश है, देख रही है, और बहुत अच्छा व्यू है। और मेरा व्यू हमेशा ये होता है कि भाई हमारी सरकार क्या सोचती है, हमको उस पर जाना है। तो इसलिए अभी तालिबान को कोई भी सर्टिफिकेट देना इज प्री मैच्योर। एक और घटना आपके ध्यान में लाती हूँ, पता नहीं आपने देखा है नहीं। देखिए, जब हम ये कहते हैं हम सब हिंदुस्तानी हैं, इस देश के नागरिक हैं, कहीं अगर मेरी टेस्टिंग हो रही है, मुझे इंजेक्शन लग रहा है, कोविड की इतनी तस्वीरें छप रही हैं, तो मेरी तस्वीर छप जाए तो किसी को क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। एक तस्वीर अगर ये छप जाती है कि टोपी पहने एक सज्जन है, उनका टेस्टिंग हो रही है, शायद वैक्सीनेट, उस पर ट्विटर पर एक सो कॉल्ड ये जो बहुत मुस्लिम एक्टिविस्ट बन जाते हैं, उन्होंने एक चैनल से क्वेश्चन किया, आपका भाषा अगर आपने नोटिस किया हो, कि इस चैनल में किसने फैसला किया इस तस्वीर को चूज करने का। और मुझे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि उस चैनल ने वो डिलीट करी। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है इस देश में, मीडिया पर ये है, मीडिया पर प्रेशर है। तो ये प्रेशर किसने क्रिएट किया? अच्छा, क्यों? फिर मैंने कहा क्या ये मुसलमान भाई हिंदुस्तानी नहीं है, तो फिर इसकी तस्वीर क्यों नहीं लग सकती? अब असल में क्या है ना, अभी क्या तो डिवाइड कौन कर रहा है? अभी क्या हो गया है कि इतनी नैरो उसमें लोग चले गए कि लार्जर इश्यूज की बात ही नहीं हो रही है। यानी इतनी नैरो, मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं ट्विटर, अच्छा मैंने एक तय किया है, किसी को जवाब नहीं देना। आपने देखा होगा कि मैं लिख देता हूं, और उसके बाद जो बहुत ज्यादा होशियारी करता है मेरे साथ, तो मैं उसको म्यूट कर देता हूं, या उसको, बट आई डोंट रिप्लाई। तो अभी क्या इतना नैरो एक थिंकिंग आ गई है कि ये बहुत, मुझे ज्यादा खतरा इस पर लगता है, दोनों तरफ से बहुत ही नैरो विजन हो गया है, यानी टनल विजन हो गया है लोगों का। आप उस व्यक्ति को एक हिंदुस्तानी की तरह देख रहे हो या सिर्फ एक मुसलमान की तरह देख रहे हो? इन्हीं पर सवाल खड़ा हो जाता है। बोलते हैं ना, वो अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म का गाना है, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया हसीन है, यानी यार बाहर निकलो, बाहर देखो, ऐसा नहीं है। मेरा जो सोच बदली है वो इसलिए कि मैं ये ट्रैवल कर रहा हूं, मैं मिलता हूं लोगों से। अच्छा, मैं आरएसएस वालों से बात होती है, नहीं ऐसा, यानी वो एक आप भाई आरएसएस यानी यही थिंकिंग, ऐसा नहीं है। तो लोगों की और ये जो है ना डिस्कशन होना, मिलना लोगों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एक धड़ा ये कर रहा है कि तालिबान इज इक्विवेलेंट टू आरएसएस इन इंडिया। मतलब ये तो तो मजाक बना के रख दिया है बात का। बात करें तो उन्होंने जो सबसे स्टार्टिंग बात की ना कि हक बात कहना, वो आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी के हक की बात करते नहीं। यानी कि यहाँ पर अब जो ज़्यादा बात होती है ना, वो यही होती है कि किसी का हक किस तरह मारा जा सकता है। मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो आज की एक डिबेट हुई, जो डिस्कशन थी, और जो उसमें बहुत सारे हेट मॉन्गर्स के बारे में बात की गई, तो नो डाउट सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती है। बट उसके अलावा मुझे ये लगता है ऑनेस्टली कि हम लोगों को खुद से समझदार होना चाहिए, क्योंकि मैं कभी इस वजह से दूसरों में खामियां निकालने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें खुद को करेक्ट करना है। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखती हूँ अपनी कम्युनिटी में ही, जो कि मुझे लगता है कि वो सही होनी चाहिए, और अगर मुझे पहले उन्हीं की गलतियाँ नज़र नहीं आएंगी तो मुझे बिल्कुल राइट नहीं है कि मैं किसी दूसरे की खामियां निकालूं। क्योंकि जब हम एक्शन करते हैं तो हमें उसका रिएक्शन जरूर मिलता है। हम ये कभी भी नहीं लेकर चल सकते कि भाई हम जो मर्जी करते रहें तो उसके बाद जी आगे से हमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा। और दूसरी चीज मैं ये बात बोलूंगी, जब हम एक कंट्री में रहते हैं
तो हम लोग वहां पर कोई अलग बनकर नहीं रह सकते। एक कंट्री मतलब हम एक कंट्री के लोग हैं और हमें उसी कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग चलना है, यही हमारी तालीम और तरबियत होनी चाहिए। मैं अगर बात करूँ ना, हमारे माशरे में जो है ना, सोसाइटी में रिफॉर्म की एक बहुत सख्त ज़रूरत है। ये खाली एक बंदे की नहीं, हर बंदे पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। क्योंकि अगर वाकई जैसे उन्होंने बात की है ना कि चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो चुकी है, लोगों की थिंकिंग जो है वो उससे जो है लोगों को एजुकेट करने की, लोगों को जो है एक दूसरे के बारे में बताने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। बिल्कुल। और एक और चीज बोलूंगी कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हीरोज हमें चूज करने चाहिए अपने सोच समझ के। मैं कहूंगी कि हमें अपने मेंटोर्स भी आज के टाइम में सोच समझ के चूज करने चाहिए, क्योंकि जितना फसाद ये लोग फैलाते हैं ना लोगों में, मुझे लगता है कि शायद ही कोई फैलाता हो। और ये जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो देखी है, उसमें मैंने जो एक नजरिया लोगों का देखा है, मुस्लिम्स का मैं देखूंगी कि जो हम लोगों ने वीडियो देखी थी स्कूपू वीडियो में, और फिर उसके बाद और चीजें जिस तरीके से डिस्कशन में निकल कर आती हैं, तो मैं ना एक बात बहुत मतलब चीज जो रियलाइज करती हूँ वो ये कि आपको ना अपनी खामी को सबसे पहले मानना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हाँ भाई, जैसे कि जफर साहब ने बोला कि अगर आप गलती कर लेते हैं ना तो उसके बाद माफी मांग लेते हैं तो आप कोई छोटे नहीं हो जाते। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक्सेप्ट जब आप करते हैं अपनी गलती को और फिर उसको बेहतर करते हैं ना, तो मेरा बिलीव ये है कि लोग आपको और ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ज्यादा वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं आजकल के टाइम को लेकर। अगर बात की जाए कि जो सोशल मीडिया, तो वो एक बिल्कुल प्रोपेगेंडा होता है। ये तो मैं मतलब अभी लास्ट कुछ डेज में मैंने एक वीडियो देखी, मैंने मौजम के साथ भी ये बात शेयर की, किस तरीके से एक फेक जो क्या से बोलते हैं अटैक, किस क्या यार वो जो मतलब ब्लास्ट किए जाते हैं, फेक वो बनाया गया किस तरीके से। और मैं हैरान थी उससे पहले, मतलब मैंने तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि लोग इस तरीके की भी हरकतें करते हैं, बट ऐसा भी होता है। ये देखकर ये ने पहली बार पता चला था। मुझे पहली दफा पता चला था। लेकिन ये कि बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है, और स्पेशली अगर मैं ट्विटर की बात करूं तो मुझे लगता है कि ट्विटर पर तो हर टाइम नेगेटिविटी ही रहती है, कभी मुझे वहां पर पॉजिटिव तो नजर आई नहीं चीजें। देखिए, मैं अगर बात करूं ना नॉलेज की, नॉलेज जो है ना, अधूरा नॉलेज बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उससे जो है बहुत सारे लोगों का जो है वो दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि एक चीज जब आपको प्रॉपर बन के ही नहीं मिली, प्रॉपर आप तक पहुंच ही नहीं रही, तो आपको उस चीज के बारे में कुछ भी राय बना सकते हैं अपनी तरफ से भी, क्योंकि सुनी सुनाई बातें जो हैं वो आगे जाके बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, तो सोशल मीडिया पे तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें इस तरह की हैं कि वहाँ पर आपको मिक्स चीज़ें मिलती हैं। कई पोस्ट ऐसी होती हैं जिस पे हालांकि होता कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन लोग उसे इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं ना कि आप यानी कि एक बंदा जो थोड़ा सोच समझ रखते हो, कहते हैं यार ये क्या बेवकूफ़ वेली अवाम है जो जिसने इस तरह की चीज़ पर जो है वो किए हुए हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे रिस्पॉन्स करना बनता है, जिसे देखना बनता है, जिसे फैलाना बनता है, उस पर आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते। बट एक और चीज मैं मौजम की, जैसे कि मौजम ने अधूरे नॉलेज की बात की, मुझे लगता है कि एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों में जो होना चाहिए वो ये कि आपको मिलना चाहिए, आपको बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, आपको उस एक हॉल में बंद नहीं होना चाहिए जिसमें आपको शुरू से रखा गया है। उसमें कैद रहने से क्या होता है कि आपकी अकल भी कैद हो जाती है, आपका नजरिया कभी वो रहता ही नहीं है चीजों को लेकर। तो जितना आप दुनिया घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, आपके मन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो पूछेंगे। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो देखी है ना कि क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए जाते। आपको आपके अगर सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो आप कभी भी चीजों को सीख नहीं पाओगे, आप कभी भी उस चीज से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि डिस्कस करने चाहिए। छोटी छोटी चीजें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और हम लोग कहते हैं नहीं, एक जो डर बिठा दिया जाता है ना, मुझे सीरियसली इस चीज से बड़ी प्रॉब्लम है कि हर चीज में जो एक ये डर बिठा दिया जाता है ना, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। भाई आप इसको रिवर्स क्यों नहीं कर देते? आप इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं बच्चों को बताते और सिखाते ताकि वो एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े और लोगों को उस तरीके से वो ट्रीट करें जो कि उनको शुरू से एक सिखाया था। अब जब आप शुरू से उनको इतनी वो एक कंजर्वेटिव सोच के साथ रखोगे तो बच्चे भी आपको फिर आपकी जो जनरेशन है वो उसी तरीके से बड़ी होंगी। तो मुझे लगता है ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं अगर बात करूँ ना तो ये चीज इस तरह के जैसे एक दरवाजा है ना, आपने कोई नया घर खरीदा है, एक
दरवाज़ा है, आपको पहले ही सावधान कर दिया गया कि भाई ये दरवाज़ा नहीं खोलना, इसके पीछे ये है वो है फलां है टमकाना, यानी कि सारी वो जम्पशंस ही हैं उसके पीछे। जब तक आप वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पर है क्या, ये अगर यहाँ से अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है तो वो है किस चीज़ की आवाज़। लाजिम बात है आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको पता चलेगा ना। इसी तरह हमारे दिमाग जो है वो बंद कर दिए गए हैं, एक तरह की उनके ऊपर ना टेप लगा दी गई है कि आपने इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है, इससे ज़्यादा सोचेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब आप उससे ज़्यादा सोचते हैं, आप एक लिमिट्स क्रॉस करते हैं उसके, फिर आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। जैसे बीच में जफर जी ने कहा कि दुनिया घूमे, दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप दुनिया घूमेंगे तो आपको पता चलेगा ना। एक जगह पे बैठे रहेंगे, बैठ के अपने अपने सवाल बनाते रहेंगे, फिर उन्हीं सवालों का जवाब अपने आप से लेते रहेंगे, तो फिर आपकी ना दुनिया भी वही होगी, लिमिटेड हो जाएगी। हाँ। और जहां तक बीच में अफगानिस्तान का जिक्र हुआ तो मैं कभी भी तालिबान को सपोर्ट नहीं कर सकती। उनकी जो सोच है या जिस तरीके से वो चीजें लेकर चलते हैं, मतलब मैं कभी इस चीज को मान ही नहीं सकती कि भाई आपकी सोच सही है। क्योंकि अगर रिलीजन की बात की जाए ना, फिर मैं ये बात करती हूँ, ये एक पर्सनल मैटर होता है। आपकी जो सोच है वो आप अपने तक महदूद रखें कि आपने किस तरीके से कांटेक्ट रखना है ऊपर वाले से। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये राइट दे दिया गया है, कोई आपको खास पावर मिल गई भी है कि आप सब लोगों को एक ही लाइन में लगा कर कहें कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वही आप करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन को हमेशा साइड पर रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रिलीजन को लेकर इतना ज्यादा ये मैनिपुलेट कर दी गई हैं चीजें, और लोगों में एक इंतशार, लोगों में मुखालफत, लोगों में झगड़े, उनमें नफरत, ये वाले एलिमेंट्स डाल दिए गए ना कि मुझे लगता है कि अब के टाइम पर एटलीस्ट हमारी नई जनरेशन को ये चीजें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। और ना तो सोशल मीडिया पर ज्यादा मुझे लगता है कि आपको आपको एतबार करना चाहिए, और ना ही आपको इस चीज पर भी, जो मुझे वीडियो की याद आ गई, कि अगर आप मंदिर में चले जाएंगे या अगर आप चर्च में चले जाएंगे तो आपका ईमान जो है वो खराब हो जाएगा। भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ईमान अगर खराब चलो अगर बंदे का हो जाएगा ना, तो आपने हिसाब नहीं देना, उस बंदे ने देना, तो उस पर छोड़ दो, उसको सारा कुछ करने दो। आपकी ड्यूटी नहीं है कि इतना कुछ मतलब इतनी जिम्मेदारियां ले। बट ये ओवरऑल ये डिस्कशन काफी मजे की थी, और मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा बोल रही हूँ, और मौसम फिर से मैं मौसम को बोलने नहीं दे रही, बट मौसम प्लीज बोलो अगर कोई बात है। हाँ, क्योंकि फिर बात में ये होता है कि मैं मौसम को बोलने नहीं देती। बट ये है कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर मैं डिबेट करना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई हाँ ऐसे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बट फिर खैर एनीवे काफी, और मुझे लगता है अभी और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो भी हम लोग जरूर देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या टॉपिक डिस्कस किया गया। 2 पार्ट तो हम लोग को बहुत मजा देखेंगे। हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।